जिस कारण वार्ड में रूलर्स ने बाकी मोनार्क्स को हरा दिया। सदियों बाद रूलर्स को पता चला कि मोनार्क्स ने अपनी आर्मीज बनाने के लिए एक नया प्लेनेट ढूंढ लिया है, अर्थ। फिर जिनो आके फाइट करा, मगर वो अकेले मोनार्क्स को रोक नहीं पाए और बीस्ट मोनार्क राकान ने जिनो को मार दिया। संग जिनु द ऑरा हिमसेल्फ एक ऐसा इंडिविजुअल जो एक ई रैंक हंटर से स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जिस्टेंस बन जाता है, पर आखिरकार उसे इतना पावर मिला कहाँ से? सिस्टम के कारण मिला, मगर ये सिस्टम आया कहाँ से? और क्या संग जिनु बस एक ही तरह से लेवल अप करता रहेगा जैसे सीजन 1 से करता आ रहा है, या कुछ अलग होगा? आज के वीडियो में इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि मानवा में उसने अपना फुल पावर कैसे अनलॉक कर लिया, सोलो लेवलिंग यूनिवर्स में सबसे पावरफुल बींग्स कौन है, कहाँ से आए, पूरा इतिहास और भी कई क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। तो वेलकम टू द डायरेक्शन एनिमे चैनल। हिस्ट्री क्लास के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि ये वन ऑफ द कूलेस्ट हिस्ट्री क्लास होने वाला है। टाइम के शुरुआत में जब यूनिवर्स में सिर्फ रोशनी और अंधेरा मौजूद था, एब्सोल्यूट बीइंग नाम के एक गॉड ने रोशनी को तोड़कर रूलर्स नाम का बींग्स और अंधेरा को तोड़कर मोनार्क्स नाम के बींग्स बनाए। अब मोनार्क्स पैदा हुए थे सब कुछ नष्ट करने के लिए, दूसरी तरफ रूलर्स जो थे वो पैदा हुए थे इन मोनार्क्स को रोकने के लिए। इस कारण इन दोनों बींग्स में एंडलेस टाइम के लिए एक वार चलने लगी और हजारों सालों तक ये वार चलता ही गया। इस जंग को रोकने के लिए रूलर्स एक गुजारिश लेके अपने क्रिएटर एब्सोल्यूट बीइंग के पास जाते हैं कि वो मोनार्क को हमेशा के लिए खत्म कर दे, जिससे ये जंग रुक जाए। मगर एब्सोल्यूट बीइंग ने कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि उसके लिए ये सब बस एक शो था जो वो अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखता था और वो कभी नहीं चाहता था कि ये जंग खत्म हो। इस सच्चाई को जानने के बाद 8 रूलर्स में से 7 ने एब्सोल्यूट बीइंग को ही मारने का सोच ठान लिया। सिर्फ एक रूलर द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट नाम का, ये जानने के बाद अपने क्रिएटर एब्सोल्यूट बीइंग को प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसने बाकी रूलर्स को रोकने की कोशिश तो किया, मगर कामयाब नहीं हुआ। उसे आसानी से हरा दिया गया और मरने के लिए छोड़ दिया। जब उन रूलर्स को रोकने के लिए कोई नहीं बचा तो उन्होंने सीधा थ्रोन रूम में जाकर अपने क्रिएटर एब्सोल्यूट बीइंग को ही मार दिया। दूसरी तरफ जिस रूलर को बाकी रूलर्स ने मार दिया था वो फिर से जिंदा हो गया शैडो मोनार्क्स बन के, और इस बार उसका नाम हुआ एसबॉर्न। एब्सोल्यूट बीइंग ने एसबॉर्न पर कुछ ऐसी शक्ति दिया था जो मरने के बाद उसे पा लिया और एक अलग रूप में उसका जन्म हुआ। जब एसबॉर्न एब्सोल्यूट बीइंग को देखने के लिए गया तो वो उसे मरा हुआ पाता है अपने थ्रोन पर। ये देखकर वो अपना साइड बदल लेता है और मोनार्क्स के साइड चला जाता है। रूलर्स एब्सोल्यूट बीइंग की कुछ शक्ति से एक मोनार्क को बंदी बना लेता है, जिस कारण मोनार्क और रूलर्स में फिर से एक वार चालू हो जाता है। इस वार के चलते 2 मोनार्क्स एसबॉर्न को ही मारना चाहते थे। एसबॉर्न ने उल्टा उनमें से एक मोनार्क्स को मार दिया और एक भाग गया। रूलर्स और मोनार्क्स दोनों बीइंग ने ही उसे मारने की कोशिश किया। ये जान के एसबॉर्न बहुत इमोशनल हो गया और उसने ये डिसाइड किया कि वो मोनार्क्स का साथ नहीं देगा और वैनिश हो गया, जिस कारण वार्ड में रूलर्स ने बाकी मोनार्क्स को हरा दिया। सदियों बाद रूलर्स को पता चला कि मोनार्क्स ने अपनी आर्मीज बनाने के लिए एक नया प्लेनेट ढूंढ लिया है, अर्थ। और रूलर्स ने ये जानने के बाद उन मोनार्क्स को रोकने की कोशिश किया ताकि इंसान बच सके। जब रूलर्स नाकामयाब रहे तो उन्होंने एक टूल कप ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज किया। इस टूल की मदद से टाइम 10 साल पीछे जा सकता है। इसको रूलर्स ने इसलिए यूज किया था जिससे उन्हें काफी मौका मिल सके, मगर एज ए रिजल्ट हर बार अर्थ तबाह हो जाता है और ऊपर से कप ऑफ रीइंकार्नेशन का पावर भी अनलिमिटेड नहीं था। तो इसलिए मेन स्टोरी लाइन के 10 साल पहले रूलर्स ने एक और टेक्निक यूज किया और अर्थ पर गेट स्पॉन करवाया, जिससे ह्यूमन मैजिक बीट्स जैसे थ्रेट्स को झेलने का शक्ति पा सके और आने वाले जंग को झेल सके। साथ ही उन्होंने 7 ह्यूमंस चुने जिनको अपना वेसल बनाया जो सबसे ताकतवर हंटर्स बने, जैसे थॉमस एंद्रे, गन ही और जिनो के पिता संग इलहुआन। रूलर्स को एसबॉर्न के प्लान के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए रूलर्स ने संग इलहुआन को एक मिशन दिया कि जो नया शैडो मोनार्क का वेसल होगा उसे मार डाले। अब सभी रूलर्स और मोनार्क ने तो अपने वेसल चुन लिए, मगर एसबॉर्न के पास ज्यादा दिमाग है। वो अपना वेसल चुनने के लिए एक डेमोनिक स्पेक्टर कांदियारो का मदद लिया, जिसने एक सिस्टम बिल्ड किया। और क्योंकि एसबॉर्न काफी स्ट्रॉन्ग मोनार्क था तो उसे एक ऐसा ह्यूमन चाहिए था जो कैपेबल हो एज अ वेसल। 10 साल बाद जब रूलर्स ने ह्यूमन दुनिया को जंग के लिए तैयार कर दिया, एसबॉर्न ने संग जिनु को अपना वेसल में बदलने का डिसाइड किया और कांदियारो ने एक डबल डंजियन क्रिएट किया जहां से जिन्हो को सिस्टम का पावर मिला। तब से लेकर उस सिस्टम के आर्किटेक्ट ने बहुत सारे टास्क सेट किए जिससे जिन्हो लेवल अप कर सके, जिनमें से इग्रिस को शैडो में बदलना भी एक टास्क था जो मैंने अपने ऑल शैडो आर्मी वाले वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया है। और लेवल अप होते होते जब जिन्हो लेवल 100 पर पहुंचता है तब कांदियारो ने उसे फिर से उस डबल डंजियन में बुलाया ताकि एसबॉर्न जिन्हो के बॉडी पर कब्जा कर सके। लेकिन कांदियारो को थोड़ी देर में ही पता चल गया कि शुरू से एसबॉर्न कुछ और प्लान कर रहा था। एसबॉर्न जिन्हो के बॉडी पर अपना कब्जा नहीं करना चाहता था, बल्कि वो अपना सक्सेसर बनाना चाहता था जिन्हो को। एसबॉर्न ने कांदियारो को धोखा दिया और अपने ही सिस्टम से उसका कनेक्शन तोड़ दिया, जिससे जिन्हो को सिस्टम पर पूरा कंट्रोल मिल गया और जिन्हो ने कांदियारो को मार दिया। नहीं, अभी तक जिन्हो ने अपना फुल पावर अनलॉक नहीं किया। इसके बाद जेजू आइलैंड रेड के कुछ महीने बाद रूलर्स ने एक एसरेंग गेट ओपन करवाया टोक्यो में, जहाँ से लेगिया नाम का एक मोनार्क निकल सके। लेगिया वही मोनार्क था जिसको सदियों पहले रूलर्स ने बंदी बनाया था। और जब रूलर्स को यह पता चला कि एसबॉर्न का न्यू वेसल भी इस गेट के पास आ रहा
है तो उन्होंने इल-1 को भी जापान भेज दिया एज़बोन के वेसल को मारने के लिए। रूलर्स ने जब देखा कि जिन्हू लेगिया को ही मार रहा था तब उन्होंने ये जाना कि एज़बोन मोनार्क्स के खिलाफ है और अब रूलर्स ने इल-1 को एक नया मिशन दिया जिन्हू को प्रोटेक्ट करने का। इस टाइम के आसपास मोनार्क्स भी एक एक करके रूलर्स के वेसल को टेक डाउन कर रहे थे। दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका का पावरफुल हंटर क्रिस्टोफर रीड, ब्राजील से जोनास और कोरिया से गन ही को मार दिया। इस दौरान एक मोनार्क को पता चल जाता है कि शैडो मोनार्क का वेसल उनके खिलाफ हो चुका है। इस वजह से 3 मोनार्क आए ताकि जिन्हू को अपने फुल पावर पाने से पहले ही मार सके। इस टाइम पर रूलर्स का एक और वेसल थॉमस एंद्रे कोरिया आया हुआ था जिसने मोनार्क से पहले कुछ देर तक फाइट किया, फिर जिन्हू आके फाइट करा मगर वो अकेले मोनार्क्स को रोक नहीं पाए और बीस्ट मोनार्क राकान ने जिन्हू को मार दिया मगर पूरी तरीके से नहीं। उससे पहले इल-1 वहां पर आके जिन्हू को प्रोटेक्ट करने लग जाता है और इस दौरान जिन्हू एज़बोन से कन्वर्सेशन करता है जहाँ पर एज़बोन जिन्हू को 2 चॉइस देता है। पहला, जिन्हू एज़बोन के डोमेन में रह जाए और अपने पावर से एक फैंटेसी दुनिया क्रिएट करे जहाँ पर कुछ भी रियल नहीं होगा, और दूसरा अपने रियल वर्ल्ड को मोनार्क से प्रोटेक्ट करे और जंग को होने से रोके। अब एज़बोन अगर चाहता था तो वो डबल डेंजन के वक्त ही फोर्सफुली जिन्हू के बॉडी पर कंट्रोल पा सकता था मगर उसने जिन्हू को अपना डिसीजन लेने दिया जो ये बताता है कि एज़बोन एक पावरफुल बीइंग होने के साथ साथ काइंड सोल भी है। फिर क्या, जिन्हू ने अपना वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चूज किया और एक बार फिर से उसी फाइट में ज्वाइन करा। इस बार शैडो मोनार्क के फुल पावर के साथ आया वो और 3 मोनार्क को कुछ ही पलों में मार दिया। तो यही था पूरा कहानी सोलो लेवलिंग यूनिवर्स के शुरुआत से लेकर जिन्हू के फुल पावर अनलॉक करने तक। बहुत अच्छा लगा इस टॉपिक पर वीडियो बना के। तुम्हें इतना सा भी अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताओ और ऐसे और वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, इस वीडियो में मैंने ज्यादा एज़बोन के बारे में बात किया है, बाकी 8 मोनार्क्स के बारे में आने वाले वीडियो में बता दूंगा या तो शॉर्ट्स बना दूंगा। अभी चलता हूँ, एग्जाम के लिए पढ़ाई करना होगा मुझे।